हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां। उसके बाद हमने भौतिक गुण भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। हेलो एल्केन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनकी रिएक्शंस जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में देखो 4 प्रकार की रिएक्शन आती हैं। पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे, पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन होती है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। और चौथा है अपचयन अभिक्रिया। यानी 4 प्रकार की रिएक्शन जो हैं वो हम हेलो एल्केन के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, ये कितने प्रकार की होती है। तो देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो नाम से पता लग रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो नाभिक स्नेही को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। और प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंग्लिश नेम क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसको डिनोट कैसे करते हैं? SN, और आगे इसका जो प्रकार है वो 1 या फिर 2 जो भी है, SN1 या SN2। तो 2 प्रकार की होती है रिएक्शन, SN1 व SN2। अब देखो होता क्या है इसमें, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक स्नेही का मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जैसे कोई भी OH माइनस या फिर R माइनस या फिर कोई और CN माइनस, इस प्रकार से कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या माइनस चार्ज होता है, या फिर कोई लोन पेयर हो जैसे अमोनिया NH3। इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम एज ए न्यूक्लियोफाइल मान सकते हैं। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल बनने में और बेस बनने में थोड़ा सा अंतर है। बेस क्या होता है? बेस को बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बेस। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज प्रोटॉन ना लेकर के किसी इलेक्ट्रॉन की कमी रखने वाले या इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज के साथ जुड़ती हैं, उन्हें न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही कहते हैं। यानी थोड़ा सा अंतर है दोनों में, एक तो बेस और एक नाभिक स्नेही। बात दोनों सेम है कि दोनों के दोनों क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगे। OH जो है वो दोनों प्रकार से बिहेव करेगा, बेस की तरह भी बिहेव करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करेगा। तो बेस कब बनेगा? जब ये किसी H+ को ग्रहण करे और H2O बना ले, तब तो ये क्या कहलाएगा? बेस, क्षार। और यदि ये किसी H+ को ग्रहण ना करके किसी कार्ब धनायन के साथ जुड़ जाए और एक कंपाउंड बना ले, उसे बोलेंगे नाभिक स्नेही। तब क्या बोलेंगे OH को? नाभिक स्नेही। तो देखो, किसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एज ए नाभिक स्नेही कार्य करती है। तो नाभिक स्नेही का कार्य क्या है? किसी कार्ब धनायन पर जुड़ना। ठीक है। अब देखो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हम बात करें हेलो एल्केन के लिए, तो हेलो एल्केन है RH, और नाभिक स्नेही कौन होता है? NU माइनस। न्यूक्लियोफाइल से इसको डिनोट करते हैं, NU माइनस। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल किसका प्रतिस्थापन करें? तो यहाँ पर R और X, C और X बॉन्ड है। यहाँ पे C के पास
पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ डेल नेगेटिव, कार्बन के पास डेल पॉजिटिव, हेलोजन के पास डेल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखने वाले यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कौन सी दिख रही है अपने को? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज दिख रही है हेलोजन। हेलोजन के समान कौन है? नाभिक स्नेही। तो समान समान को प्रतिस्थापित करता है, तो नाभिक स्नेही किसे प्रतिस्थापित करेगा? हेलोजन को। यानी यहां से X को हटा करके उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा? कोई भी नाभिक स्नेही। तो इस रिएक्शन में क्या बनता है फिर? RNU प्लस X माइनस। इस प्रकार से किसी एक नाभिक स्नेही यानी इलेक्ट्रॉन अधिकता रखने वाले समूह द्वारा किसी दूसरे नाभिक स्नेही या इलेक्ट्रॉन अधिकता रखने वाले समूह का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो हेलो एल्केन में हम ये बोल सकते हैं कि किसी नाभिक स्नेही द्वारा हेलोजन का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये अपने डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कितने प्रकार से ये रिएक्शन होती है, इसके मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म, इसकी क्रिया विधि जो संपन्न होती है, उस क्रिया विधि के आधार पर इसे दो भागों में या दो प्रकार से बांटा जाता है। तो दो प्रकार से इसकी क्रिया विधि होती है। कौन कौन से हैं देखो। पहला है SN1 रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक है इसमें SN1 रिएक्शन, पहली क्रिया विधि SN1 रिएक्शन। इसको बोलते हैं एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो यूनिमोलिकुलर में एक अणु अभिक्रिया से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये इसका नाम हो गया। इसमें होता क्या है? इसमें देखो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो एक होती है, अभिक्रिया की कोटि एक होती है। दूसरा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। अब कोटि का निर्धारण कैसे होता है? कोटि का निर्धारण किसी अभिक्रिया के वेग नियतांक के जो मापक दंड होते हैं, जैसे dx/dt जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग जो है वो किस पे डिपेंड करता है? अभिक्रिया का वेग किस पे डिपेंड करेगा? केवल और केवल अभिकारक की सांद्रता पे। सांद्रता के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रैकेट यूज करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग सांद्रता, किसकी सांद्रता? अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है, केवल अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। तो अभिकारक की कोटि कितनी होगी अभिक्रिया की? एक। यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों पर डिपेंड करता है तो उसकी कोटि होती है 2। तो अभिक्रिया का वेग को हम कैसे डिनोट करते हैं? dx/dt, यानी डिकम्पोजिशन ऑफ एनी रिएक्टेंट मोल इन रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम समय के साथ में अभिकारक के मोलों का अपघटन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है अभिक्रिया का। तो प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये हम रिलेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। SN1 अभिक्रिया एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, कोटि एक होती है क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसको dx/dt प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हम इसको लिख सकते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, कितने पदों में संपन्न होती है, इसमें क्या होता है? तो देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो SN1 है इसमें दो पद संपन्न होते हैं। तो दो पद में से कौन कौन से पद हैं? प्रथम पद, द्वितीय पद। प्रथम पद में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। तो प्रथम पद की बात करें पहले। प्रथम पद, तो प्रथम पद में कार्ब धनायन बनता है। प्रथम पद में कार्ब धनायन बनता है। जैसे कोई एल्किल हैलाइड है अपने पास, CH3X है, CH3X। अब प्रथम पद जब संपन्न होगा तो प्रथम पद संपन्न होने में केवल और केवल एल्किल हैलाइड का योगदान होता है। इस पर किसी भी नाभिक स्नेही का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाभिक स्नेही का प्रभाव इस पद के वेग को प्रभावित
नहीं करता, इसलिए ये कैसा पद है, एक धीमा पद है। धीमा पद है यानी वेग निर्धारक पद है, रेट डिटरमाइन स्टेप, RDS वेग निर्धारक पद होता है। अब वेग निर्धारक पद में क्या बनेगा, x जो है वो निकल करके क्या बना लेगा, x माइनस यानी हैलाइड आयन, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन x लेकर निकल जाएगा तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ पर क्या दर्शा देंगे, प्लस, यानी कार्ब धनायन का निर्माण होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें कार्ब धनायन बनाना है, CH प्लस X माइनस, ये बन गया कार्ब धनायन। तो कार्ब धनायन बनता है प्रथम पद में। अब प्रथम पद में कार्ब धनायन बना, तो कार्ब धनायन में संकरण क्या होगा, पहले क्या संकरण था और अब चेंज क्या हुआ है। तो पहले संकरण क्या था, sp3 संकरण था, तो चतुष्फलकीय ज्यामिति थी, ज्यामिति क्या थी, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। अब यहाँ पर जो संकरण है वो चेंज हो गया, किसी कार्ब धनायन का संकरण क्या होता है, sp2, और sp2 संकरण में 120 डिग्री का कोण होता है और ज्यामिति होती है त्रिकोणीय समतलीय। ज्यामिति क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय। तो त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में क्या होगा अब आगे। तो प्रथम पद हमने पढ़ लिया है, SN1 अभिक्रिया में एक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो थी उसमें प्रथम पद है जिसमें कार्ब धनायन बनता है, यानी सबसे पहले हैलोजन जो है वो टूटकर अलग हो जाता है, हैलोजन का बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है और कार्ब धनायन का निर्माण होता है। अब हैलोजन का बॉन्ड टूटता ही क्यों है, उसका क्या कारण है, तो देखो यहाँ पर जो हम नाभिक स्नेही ले रहे हैं या फिर जो भी अपन रिएजेंट लेते हैं उसके अणु इसके चारों ओर, उसका पॉजिटिव पार्ट x के चारों ओर आता है और एक एरिया खुद का बना लेता है जिसमें x जो है उनके साथ आकर्षण महसूस करता है, और आकर्षण के कारण यहाँ से जो पहले इसने डेल नेगेटिव चार्ज ले रखा था, यहाँ डेल पॉजिटिव था, नॉर्मल बॉन्ड में ध्रुवीय बंध था पड़ा हुआ है, अब यहाँ से क्या करेगा, इस बॉन्ड को ये तोड़ने की कोशिश करता है और यहाँ से बॉन्ड तोड़ करके निकल जाता है, यानी आने वाले जो नाभिक स्नेही हैं वो इसको आकर्षित करते हैं बॉन्ड तोड़ने के लिए, तो बॉन्ड तोड़ करके उनके साथ निकल जाता है। यानी कोई भी नाभिक स्नेही है उसके साथ दूसरा पार्ट भी होता है, 100% नेगेटिव आयन हम नहीं ले सकते, उसके साथ हम उसमें 50% क्या होता है पॉजिटिव, जिसको इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं, तो उनका आकर्षण के कारण जो होता है x बाहर निकल जाता है। तो ये प्रथम पद था जिसमें हम बात करते हैं कार्ब धनायन बनाने की। अब कार्ब धनायन की ज्योमेट्री क्या है, त्रिकोणीय समतलीय। अब त्रिकोणीय समतलीय ज्योमेट्री में देखो अच्छे से, प्रथम पद को देखो, फिर सेकंड पद जो है द्वितीय पद इसका उसको समझाते हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय पद कैसा होगा। तो द्वितीय पद में देखो हमने अभी क्या प्रथम पद में क्या बनाया था, कार्ब धनायन, और उसकी ज्योमेट्री थी त्रिकोणीय समतलीय। तो त्रिकोणीय समतलीय में ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से होती है, बिल्कुल समतलीय। अब समतलीय ज्योमेट्री है, तीनों तरफ क्या है जुड़े हुए, अन्य समूह जुड़े हुए हैं, बीच में कार्बन है, तो कार्बन का बिल्कुल तल चारों के चारों क्या है, समतल में है, चारों के चारों, जैसे कार्ब धनायन था उसके साथ 3 समूह और जुड़े हुए थे, A B C या जो भी हाइड्रोजन मान लो, तो चारों के चारों परमाणु जो थे वो सब एक ही तल में स्थित थे। तो त्रिकोणीय समतल में एक तल होता है जिसमें सबके सब स्थित होते हैं। तो बीच में क्या है, कार्बन, तो आने वाला नाभिक स्नेही उस कार्बन पर ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, यानी दोनों तरफ से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है और जुड़ सकता है। तो आने वाला नाभिक स्नेही जो है वो या तो ऊपर से अटैक करेगा या नीचे से, यानी समतलीय है तो दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, ऊपर से भी और नीचे भी। फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड ये है। अब देखो सेकंड जो प्रथम द्वितीय पद जो था अपना, सेकंड स्टेप जो थी उसमें नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया, उत्पाद बनाया CH X। अब इसने नाभिक स्नेही NU, अब ये उत्पाद बनाया, उत्पाद बनाने के बाद में हम बात करें कि इस पद में ऐसा क्या हो सकता है कि 2 प्रकार से अटैक हो रहा है, तो 2 प्रकार से प्रोडक्ट बनने चाहिए। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब
कोई रिएक्टेंट प्रकाशिक सक्रिय हो, ऑप्टिकल एक्टिव हो। यदि क्रियाकारक प्रकाशिक सक्रिय है तो नाभिक इसने ही दो प्रकार से आक्रमण कर रहा है, तो दो प्रकार से आक्रमण करेगा तो बनने वाले प्रोडक्ट भी दो प्रकार के बनेंगे। एक तो बनेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस, एक बनेगा लिवो रोटेटरी या माइनस। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी क्या होते हैं, यानी एक तो बनेगा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, एक बनेगा वाम ध्रुवण घूर्णक। और दोनों की मात्रा क्या होगी, 50-50% होगी। यानी यदि क्रियाकारक प्रकाशिक सक्रिय है और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि से संपन्न होती है तो बनने वाला उत्पाद में 50% D और 50% L होगा, अर्थात बनने वाला उत्पाद एक रेसेमिक मिक्सचर होगा, रेसेमिक मिश्रण होगा। रेसेमिक मिश्रण किसे कहते हैं, वह मिश्रण जिसमें आधी आधी मात्रा यानी 50-50% मात्रा D और L पदार्थ की होती है। तो D क्या है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, L है वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। अब इनका क्या अर्थ होता है, तो देखो एक नॉर्मल लाइट होती है, उसको यदि हम किसी निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं, निकोल प्रिज्म बना होता है कैल्साइट का, तो कैल्साइट के निकोल प्रिज्म से किसी प्रकाश को गुजारने पर, उसकी किरण को गुजारते हैं, तो उसके बाद में यानी निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद हमें जो लाइट प्राप्त होती है वो एक प्लेन वाली लाइट होती है, यानी एक तल में कंपन करने वाली लाइट होती है, एक तल में कंपन करने वाली, एक तल में कंपन करने वाली लाइट को क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। इसको बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो समतल ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त होता है किसी निकोल प्रिज्म के द्वारा। अब समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि हम इस पदार्थ पर डालें, इस पदार्थ पर हम समतल ध्रुवित प्रकाश को डालें तो जो आधा पदार्थ 50% मात्रा हमें किसकी मिले, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक की। यदि इस पर हम समतल ध्रुवित प्रकाश को डालें तो ये पदार्थ उस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, या D या फिर प्लस, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, दाएं हाथ की ओर घुमाता है, इसलिए इसको दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। यदि कोई पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, लिबरो रोटेट करता है, उसे क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक या L, या जिसे माइनस से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्ब धनायन बनेगा जो कि sp2 संकरण के कारण त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति का होता है। द्वितीय पद में त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति के कार्ब धनायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, दोनों प्रकार से, ऊपर के तल से या और नीचे वाले तल से, तो दोनों प्रकार से होता है, तो उससे हमें दो प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। यदि रिएक्टेंट प्रकाशिक सक्रिय है तो, रिएक्टेंट प्रकाशिक सक्रिय है तो हमें उत्पाद रेशमिक मिक्सचर मिलेगा जिसमें 50% पदार्थ D होगा, 50% L होगा, यानी 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा और 50% वाम ध्रुवण घूर्णक। तो ये अपनी कंप्लीट जो थी वो SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि थी। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें SN2। इसमें हम बात करते हैं द्विअणु नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें अभिक्रिया की कोटि होती है 2, अभिक्रिया की कोटि है 2, क्योंकि अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है, अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है अभिकारक और अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पे। तो अभिकारक की सांद्रता और अभिकर्मक की सांद्रता,
अभिकारक रिएक्टेंट होता है जिसको हम रिएक्शन के लिए लेते हैं। अभिकर्मक एज ए रिएजेंट, रिएजेंट जो होता है उसे अभिकर्मक बोलते हैं। तो रिएजेंट को हम बाद में अभिक्रिया के लिए डालते हैं, कोई नाभिक स्नेही, कोई क्षार वगैरह हम ऊपर से डालें, कोई अम्ल डालें, तो वो सब क्या होते हैं, रिएजेंट होते हैं। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक और अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, 2। इसको डिनोट कर सकते हैं dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और रिएजेंट की कंसंट्रेशन। तो ये हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं इसमें, ये द्विअणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें पद कितने संपन्न होते हैं, तो पद इसमें केवल एक पद में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एक पद में यह अभिक्रिया संपन्न होगी तो क्या बनेगा इसमें, प्रथम जो हमने पढ़ा था पहले SN1 अभिक्रिया पढ़ी थी, SN1 अभिक्रिया में एक कार्ब धनायन मध्यवर्ती के रूप में हमें मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, अभिक्रिया केवल एक ही पद में संपन्न होगी और उस पद में हमें कोई मध्यवर्ती नहीं मिलेगा। और मध्यवर्ती नहीं मिलेगा तो क्या प्राप्त होगी, फिर हमें संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट हमें प्राप्त होगी। तो ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, संक्रमण अवस्था मिलेगी। तो यह है, इसमें क्या है, एक पद में संपन्न होती है अभिक्रिया, एक पद में संपन्न होती है। दूसरा, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। उसके अलावा क्या है, अभिक्रिया की कोटि 2 है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक और अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब उसके अलावा और किसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसे है, देखो एग्जाम्पल वही लेते हैं CH3X के लिए। अब इस रिएक्शन के लिए SN2 के लिए याद रखना कि पहले X नहीं निकलता, SN2 में संक्रमण अवस्था बनती है और संक्रमण अवस्था हमेशा उसे डिनोट करती है, यानी उस पद को डिनोट करती है जिसमें बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस दोनों की दोनों क्या होती हैं, एक साथ संपन्न होती हैं। तो दोनों की दोनों एक साथ संपन्न होती हैं। तो देखो यहाँ पर आने वाला नाभिक स्नेही है वो पहले आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही कहाँ आक्रमण करेगा, CX बंध के बिल्कुल 180 डिग्री पर, 180 डिग्री के कोण पर, यहां से 180 डिग्री के कोण पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी बॉन्ड के बिल्कुल पीछे उसका एक एंटी बॉन्डिंग होता है, ये हमने MOT में पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि बॉन्डिंग और ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे प्रदर्शित करते हैं, पढ़ा हुआ है सबने। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के लिए सिग्मा के लिए ऐसे पढ़ा था, सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। तो स्टार क्या था, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर क्या करता है, नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, यानी इसके बिल्कुल पीछे 180 डिग्री पर आक्रमण करता है, यहाँ पर 180 डिग्री पर। अब यहाँ आक्रमण करने के बाद क्या मिलेगा, तो यहाँ हमें मिलेगी एक ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। अब संक्रमण अवस्था सबको पता है कि संक्रमण अवस्था एक बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों को साथ साथ संपन्न करवाती है। तो दोनों क्या है, अभी तक CX का बॉन्ड जो है वो अभी नहीं टूटा है, टूटने की प्रोसेस में है, लेकिन यहाँ पर भी NU का बॉन्ड, नाभिक स्नेही का बॉन्ड बना हुआ नहीं है, बनने की प्रोसेस में है। तो इसे बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। अब ये अवस्था जो है इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था, जहां पर ना तो CX का बॉन्ड पूर्णतः टूटा हुआ है, ना ही नाभिक स्नेही और कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है। इसके बाद में यह अभिक्रिया आगे चलती है तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है बनेगा, 100% बन जाएगा और यहाँ से नाभिक स्नेही बाहर निकल जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, CH नाभिक स्नेही NU, ये हमारा क्या मिल गया, प्रोडक्ट। अब इसमें क्या सोचने वाली बात है, क्या देखने वाली बात क्या है, कैसे इसको पता लगाएंगे। तो इसमें देखो कोई बॉन्ड टूटा नहीं, केवल सीधा आकर के नाभिक स्नेही ने आक्रमण कर दिया। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब कार्बन का संकरण sp3 होता है,
तो उसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय ज्यामिति कुछ इस तरीके से होती है, यानी एक 3 तो नीचे की तरफ होते हैं परमाणु और एक ऊपर की तरफ जुड़ा होता है। चारों को चारों क्या होते हैं, 109 डिग्री पर होते हैं। तो एक यदि आपने छाता तो सबने देखा होता है, छाता जो है, अब छाता जो है उस छाते के साथ में आप चल रहे हो और छाता जो है वो हवा के कारण क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ छाता हो गया तो कैसा बन गया, इस तरीके से। अब इस तरीके से छाता बन गया तो इसमें ऊपर की तरफ क्या है, 1 2 3, इस तरीके से क्या है, 3 परमाणु मान लें। तो तीनों परमाणु क्या होंगे, एक तल में है और ऊपर की तरफ क्या हो गया, एक 4। इस प्रकार की संरचना क्या होती है, एक त्रिकोणीय चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, टेट्राहेड्रल होती है, इसको बोलते हैं। जैसे तो ये उल्टे छाते की तरह दिख रहा है कि यहाँ से छाते को हमने पकड़ रखा है, ये उल्टा हो गया यहाँ से, तो इसको ज्यामिति को बोलते हैं चतुष्फलकीय ज्यामिति। अब चतुष्फलकीय ज्यामिति में हम बात करें किसी नाभिक स्नेही के आक्रमण की, तो नाभिक स्नेही का जब आक्रमण होगा तो इसके क्या होगा, बिल्कुल 180 डिग्री पर, किसी भी एक परमाणु के बॉन्ड के बिल्कुल 180 डिग्री पर आक्रमण होगा। अब 180 डिग्री पर आक्रमण होगा और उसके बाद में ये वाला समूह जो है बाहर निकल जाएगा। अब ये वाला समूह बाहर निकल गया, 180 डिग्री पर आक्रमण हुआ है, तो बाकी जो 3 परमाणु हैं, जो बाकी जो 3 बॉन्ड हैं, वो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कारण क्या होंगे, पीछे धकेल दिए जाएंगे। और पीछे धकेल दिए जाएंगे तो क्या होगा, विन्यास में परिवर्तन होगा। देखो इस तरीके से यहाँ पर जुड़ा हुआ समूह था, कोई भी हाइड्रोजन था, ये X है, ये हाइड्रोजन है। अब आने वाला कोई भी समूह नाभिक स्नेही जो था वो यहाँ पर अटैक करेगा, इसके बिल्कुल 180 डिग्री पर अटैक कर रहा है, 180 डिग्री पर अटैक करेगा तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, यानी X माइनस निकल जाएगा यहाँ से। X माइनस के निकलने के बाद में, हैलाइड आयन के निकलने के बाद में नाभिक स्नेही और हाइड्रोजन बाकी सब, यानी कार्बन का जो संकरण था वो वापस क्या होगा, sp3 होगा। और उस कंडीशन में इनके बीच का कोण भी कितना होना चाहिए, फिर 109 डिग्री। और उस 109 डिग्री को बनाने के लिए, चतुष्फलकीय ज्यामिति को बनाने के लिए ये सभी परमाणु क्या होते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्या होंगे, वापस उस तरफ धकेल दिए जाएंगे। तो क्या चेंज क्या होगा, X यहाँ पे है, नाभिक से यहाँ पे है, तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन इस तरीके से पीछे की तरफ जाएंगे। अब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो पहले जो हमने नाभिक स्नेही ले रखा था वो यहाँ पर था, इस पोजीशन पे। अब कौन है, अब कहाँ पे है नाभिक स्नेही, इसको यहाँ पे NU लिख दें, नाभिक स्नेही है। तो यहाँ पर नाभिक स्नेही पहले कहाँ पे था, H पे, तो यानी पीछे की तरफ बाकी सब परमाणु को इसने धकेल दिया, यानी विन्यास में क्या हो गया, इसमें चेंज हो गया। यानी विन्यास में चेंज होना ये क्या कहलाता है, विन्यास में प्रतिपन, इसको ये भी बोलते हैं विन्यास में प्रतिपन। इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास में प्रतिपन। इस प्रतिपन को एक विशेष नाम भी दिया हुआ है, उसको बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन। तो इस प्रकार से SN2 अभिक्रिया में एक ही पद में अभिक्रिया संपन्न होती है, जिसमें हमें संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। और संक्रमण अवस्था प्राप्त होने के बाद जो उत्पाद का विन्यास होगा वो परिवर्तित हो जाता है, यानी इसे बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन या वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक अच्छा सा टॉपिक है कि SN1 और SN2 में अंतर कैसे लिखें। SN1 SN2 में तो अपने सबने पढ़ लिया, SN1 SN2 में अंतर कौन कौन से होंगे। तो पहला अंतर है, इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, कोटि है 1, इसके लिए कोटि क्या है 2।
अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो इससे लिख सकते हैं dx/dt प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। यहाँ पर अभिक्रिया का वेग अभिकारक और अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो यहाँ लिख सकते हैं dx/dt प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट और रिएजेंट। नेक्स्ट है अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। यहाँ अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। कार्ब धनायन मध्यवर्ती मिलता है। यहाँ मध्यवर्ती मिलता है कि कोई नहीं मिलता, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। नेक्स्ट है इस अभिक्रिया में यानी SN1 में क्या होता है, रेशमिक मिश्रण मिलेगा। यदि अभिकारक प्रकाशिक सक्रिय है तो रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। अभिकारक प्रकाशिक सक्रिय है तो रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है, रेशमिक मिश्रण मिलता है। और यदि यहां पर बात करें तो यहां पर रेशमिक मिश्रण के बजाय क्या होता है, उत्पाद के विन्यास में प्रतिपन्न होता है, बदलाव होता है। तो यहां क्या होता है, विन्यास में प्रतिपन्न। ये हम इसमें क्या बोल सकते हैं, प्रमुख अंतर है SN1 और SN2 में। अब SN1 और SN2 के अंतर देख लिए अच्छे से, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SN1 और SN2 में से क्वेश्चन कहां से बनता है। तो क्वेश्चन या तो पूछा जाता है अंतर के लिए, या फिर क्वेश्चन पूछता है कोई एक एग्जाम्पल देकर के क्वेश्चन पूछता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने GOC को काम में लेना है। 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि कार्ब धनायन में स्थायित्व क्रम क्या होता है, 3, 2, 1 ये होता है, सबको पता है। SN1 में क्या बन रहा था, कार्ब धनायन। अब कार्ब धनायन का क्रम है S3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये क्रम होता है, सबको पता है कार्ब धनायन के स्थायित्व का। अब 3 to 1 के क्रम में हम बात करें SN1 अभिक्रिया की, तो SN1 अभिक्रिया में कार्ब धनायन बना जिसके स्थायित्व का क्रम ये है। अब उसके वेग कैसे निर्धारित करेंगे, यानी कोई CH3 CX हमारे पास 4 कंपाउंड है, 1, 2, 3 और 4। इसी से देख लेते हैं। अब इसमें 4 कंपाउंड है, चारों के लिए SN1 और SN2 दोनों देखेंगे। SN1 करवाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि ये हट जाएगा X और यहाँ पे प्लस आएगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। अब यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 2 कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ 1 डिग्री बनेगा और यहाँ CH3 प्लस बनेगा, मेथिल कार्बोकैटायन है। अब देखो चारों के लिए कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्थायी है चारों में से, तो 3 डिग्री ज्यादा स्थायी है। अब ज्यादा स्थायी जो है वो जल्दी से जल्दी बनने की कोशिश करेगा, यानी इसके लिए SN1 का वेग क्या होगा, अधिकतम होगा। तो SN1 के वेग के लिए इस कंपाउंड के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, फिर 3rd और फिर 4th। ये आगे इसका आंसर। SN1 अभिक्रिया के लिए इन चारों यौगिकों के वेग का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले अभिक्रिया का वेग हम जब भी देखें SN1 के लिए तो हमें ये देखना है कि कार्ब धनायन का स्थायित्व कौन से का अधिक है। तो यहाँ प्रथम यौगिक, फर्स्ट जो कंपाउंड है, इसके कार्ब धनायन का स्थायित्व जो है वो अधिकतम है, इसलिए इसका वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। SN2 के लिए देखें इसको,
SN2 के लिए हम इसको देखें तो SN2 के लिए इस अभिक्रिया में हमें पता है कि SN2 में कोई कार्ब धनायन नहीं बनता। कार्ब धनायन नहीं बनता तो हम यहाँ पर 321 की बात नहीं करेंगे। अब SN2 के लिए देखें तो क्या होगा, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी और ट्रांजिशन स्टेट बनने में कोई बॉन्ड नहीं टूटा था, केवल सीधा नाभिक स्नेही आकर के 180 डिग्री पर जुड़ा था बिना कोई बॉन्ड को तोड़े। अब बिना कोई बॉन्ड को तोड़े नाभिक स्नेही आकर जुड़ेगा तो उनके अन्य समूहों के द्वारा, अन्य जो समूह जुड़े हुए थे, हाइड्रोजन था, हेलोजन था, उनके द्वारा उसको क्या किया जाएगा, प्रतिस्थापी वो प्रतिकर्षण महसूस होगा, नाभिक स्नेही को प्रतिकर्षण महसूस होगा। अब प्रतिकर्षण महसूस होगा तो आने वाला नाभिक स्नेही क्या होगा, उसके जुड़ने का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो जितने बड़े समूह कार्बन पर उपस्थित होंगे, जितने बड़े समूह कार्बन पर उपस्थित होंगे वो आने वाले नाभिक स्नेही के आक्रमण को उतना ही प्रतिकर्षित करेंगे, उतना ही उसके लिए एक इनहिबिशन यानी बाधा, अवरोध पैदा करेंगे। अब यदि यहाँ पर जो समूह है वो छोटे हों, जैसे हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन हो, तो आने वाले समूह को आसानी से एक स्पेस मिल जाएगा आक्रमण करने के लिए, या आराम से एक जगह मिल जाएगी आक्रमण करने के लिए। छोटे यदि समूह है तो, अब छोटे समूह तो स्पेस मिल जाएगा, प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा, तो वो आसानी से अटैक कर सकता। इसलिए SN2 अभिक्रिया 3 डिग्री पर संपन्न नहीं होती। क्लियर, 3 डिग्री पर संपन्न नहीं होती SN2, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि आने वाले नाभिक स्नेही को ये बड़े समूह जो हैं वो आक्रमण करने के लिए स्पेस नहीं देते। तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, किसके लिए सबसे ज्यादा SN2 हो, तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, CH3S के लिए, उसके बाद 1 डिग्री के लिए, क्योंकि 1 डिग्री कार्ब कैटायन SN1 में बनता है, जिसका स्थायित्व तो सबसे कम होता है। अब सबसे कम होता है, इस कारण यहाँ पर SN2 अभिक्रिया संपन्न होगी। तो SN2 के लिए क्या वेग आ जाएगा, 4, 3rd, 2nd, 1st। क्लियर। तो आज हमने पढ़ लिया SN1 और SN2 अभिक्रिया। इसको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करके वीडियो को अच्छे से देखना और समझना, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।